एनबीएफसी इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है और आपका हर महीने ईसीएस कटता है, यानी कि हर महीने बैंक या एनबीएफसी को आपके बैंक के द्वारा आपके बैंक के खाते से एक निश्चित अमाउंट जो है मंथली कटता है। और कुछ महीनों से या फिर कुछ समय से आपको लगता है कि आपका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं चल रहा है, जिसके कारण आपका ईसीएस बाउंस हो रहा है या फिर बाउंस होने वाला है, और जिससे आप डरे हुए कि कहीं इस ईसीएस बाउंस होने से कहीं बैंक और एनबीएफसी आपके अगेंस्ट में कोई केस फाइल ना करे। अगर ऐसा होता है, ईसीएस बाउंस होता है, तो बैंक आपके अगेंस्ट में क्या कर सकती है, और अगर कोई केस फाइल होता है तो उसमें क्या क्या आपके डिफेंस होने चाहिए, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करना। इंस्टॉलमेंट जो है जो बैंक को जाता है, जब भी आपका ईसीएस बाउंस होता है तो बैंक या फिर एनबीएफसी आपके अगेंस्ट में सेक्शन 25 के तहत एक केस फाइल करती है कोर्ट में। सेक्शन 25 को पहले हम लोग समझते हैं सेक्शन 25 है क्या। पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के सेक्शन 25 के प्रोविजन में, जो कि पैरेलली चेक बाउंस केस के तरह ही चलता है, और उसमें भी सजा होने पर 2 साल के इम्प्रिजनमेंट और डबल दी अमाउंट का प्रावधान है। और इसी सेक्शन के अंदर जो बैंक है आपके अगेंस्ट में केस दायर करता है अगर आपका ईसीएस कंटिन्यू बाउंस होता है। लेकिन उसके पहले हम एक प्रोसेस को समझते हैं कि बैंक कभी भी डायरेक्टली कोर्ट में आपके अगेंस्ट में मामला नहीं करेगा। यानी कि जब भी आपका ईसीएस बाउंस होगा तो सबसे पहले बैंक आपको एक नोटिस करता है, यानी कि आपसे डिमांड करता है कि आपका जो ईसीएस बाउंस है और उस ईसीएस के माध्यम से जितना पैसा बैंक के पास जो ड्यू है उस पैसे को आप भुगतान कर दें। नोटिस के द्वारा आपसे पैसा मांगता है, नोटिस करके आपसे पैसा मांगता है। अगर आप पैसे दे देते हैं तो बैंक आपके अगेंस्ट में कोई मामला नहीं करेगा। लेकिन अगर आप पैसा देने से मना करते हैं या फिर किसी भी कारणवश पैसा नहीं देते हैं बैंक को, तब बैंक लास्ट ऑप्शन उसका यही रहता है कि बैंक आपके अगेंस्ट में सेक्शन 25 ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट का एक केस दायर करती है आपके अगेंस्ट में। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि अगर आपका ईसीएस जो कंटिन्यू बाउंस हो रहा है और आपका फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं है, यानी कि आप असमर्थ हैं बैंक को पैसा देने में, जो कि एक जेन्युइन रीजन भी हो सकता है आपके लिए, तो उस कंडीशन में आप क्या क्या डिफेंस ले सकते हैं ताकि आप उस केस में भी सेफ रहें और किस तरह से आप उस केस से बाहर निकलें। तो चलिए इस पूरे प्रोसेस को हम लोग समझते हैं। जैसे ही आपका ईसीएस बाउंस होता है तो बैंक सबसे पहले आपको एक लीगल नोटिस देती है, और लीगल नोटिस भी तभी देती है जब आपका जो ईसीएस है कंटिन्यू कुछ महीनों तक बाउंस होते रहता है, तभी आपको बैंक लीगल नोटिस करती है। ठीक है, तो लीगल नोटिस जैसे ही आपको मिले तो सबसे पहला आपका कदम ये होना चाहिए कि अगर अमाउंट छोटा मोटा कोई 5-10 हज़ार वाला कोई छोटा मोटा अमाउंट है तो आप तुरंत उसको पेमेंट करके सेटलमेंट कर लीजिए। और अगर कोई अमाउंट बड़ा है तो उस लीगल नोटिस का रिप्लाई ज़रूर करें। जो पहला कदम आपका डिफेंस का होना चाहिए सेक्शन 25 के केसेस में, वो होता है कि जैसे ही आपको लीगल नोटिस मिले तो आप उस लीगल नोटिस का रिप्लाई करें। लीगल नोटिस के रिप्लाई में आप क्या क्या लिख सकते हैं, आप अपने जितने भी कंडीशंस है जिसके कारण आप असमर्थ है पैसा देने में बैंक को, उस कंडीशन के बारे में आप लिख सकते हैं कि आप किस लिए पैसा नहीं दे सकते, आपका बिजनेस नहीं चल रहा या फिर आपके घर में कोई आर्थिक संकट आ पड़ी है जिसके कारण आप उस पैसे को नहीं दे पा रहे हैं, ईएमआई जिसके कारण कंटिन्यू बाउंस हो रहा है। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात आप लिखना ना भूलें उस नोटिस में, आप एक वन टाइम सेटलमेंट के बारे में ज़रूर लिखें। और ये जो नोटिस आप रिप्लाई करेंगे कहाँ कहाँ भेजेंगे इसको, बैंक के द्वारा जहाँ से आपको नोटिस मिला है आप वहाँ पर भेजेंगे, और बैंक का जो रजिस्टर्ड हेड ऑफिस है आप वहाँ पर भी उस चिट्ठी को भेजेंगे। यानी कि जिस ब्रांच से या फिर जिस इंस्टीट्यूशन के लोकल ऑफिस से आपको जो चिट्ठी मिला है आप वहाँ भी भेजेंगे। अगर किसी बैंक के एडवोकेट के द्वारा भेजा गया है तो आप उसको भी भेजेंगे, और बैंक के जो हेड ऑफिस है या फिर कॉर्पोरेट हो या फिर रजिस्टर्ड ऑफिस है आप वहाँ भी उस चिट्ठी को भेजेंगे। और इस चिट्ठी के कंटेंट में क्या रहेगा, आइए एक बार हम लोग फिर से समझ लेते हैं। चिट्ठी के कंटेंट में आपके रिप्लाई में क्या क्या रहेगा, आप अपने कंडीशंस को लिखेंगे कि आप किस लिए असमर्थ है पैसा देने में, और लास्टली आप अपने वन टाइम सेटलमेंट का जो प्रपोज़ल है वो भी बैंक को सामने रखें। फॉर एग्जांपल के रूप में हम लोग लेते हैं कि समझिए आपका जो अमाउंट है जो कंटिन्यू बाउंस होते होते और चार्जेस के साथ 1.5 लाख रुपए के आसपास खड़ा है, यानी कि 1.5 लाख रुपए के सेटलमेंट में अगर आप चाहते हैं तो बैंक को आप सामने से प्रपोजल दीजिए कि मैं 50,000 में सेटलमेंट करने का इच्छुक हूं, और उसको भी आप इंस्टॉलमेंट में दीजिए। यानी कि आपकी जो रिप्लाई में आप उसको इंस्टॉलमेंट के रूप में एक प्रपोजल दीजिए कि सबसे पहले मैं जो 50,000 दूंगा एक वन टाइम पे नहीं दूंगा, यानी कि 15 और 20, इस तरह से आप एक प्रपोजल दे सकते हैं बैंक को कि पहले मैं 15,000 दूंगा, जैसे ही 15,000 का पेमेंट हो जाएगा उसके बाद फिर 15,000, और लास्ट में जैसे ही बैंक के द्वारा एनओसी मिलेगा तब उस टाइम पे मैं 20,000, यानी कि टोटल 50,000 मैं
देने का एक प्रपोज़ल उस रिप्लाई लेटर में आप ज़रूर लिखें। इससे होगा क्या, बैंक को जैसे ही ये चिट्ठी मिलेगा तो मे बी बैंक को जैसे ही केस फाइल करना होता है तो बैंक भी किसी एडवोकेट को हायर करेगी, उसके पास भी बहुत सारे लीगल एक्सपेंसेस हैं। तो उस लीगल एक्सपेंसेस के बचने के लिए हो सकता है बैंक या एनबीएफसी आपके उस सेटलमेंट को मान ले, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो अमाउंट है बैंक ये भी बोल सकती है चिट्ठी दे करके कि आप जो अमाउंट है उसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, यानी कि जो 1.5 लाख का अमाउंट हो आप उसको एक काम कीजिए 70 या फिर 80 कर दीजिए। ये भी आपको कम्युनिकेशन बैंक के द्वारा दिया जा सकता है। तो इससे आपका जो पहला डिफेंस है लीगल नोटिस का रिप्लाई करना, यानी कि जैसे ही लीगल नोटिस मिले आपको रिप्लाई ज़रूर करना है उसको, ठीक है। इन केस अगर आपका जो रिप्लाई है उसको बैंक एक्सेप्ट नहीं करती है तब क्या करेंगे बैंक, जैसे ही आपका रिप्लाई एक्सेप्ट नहीं करेगी तो बैंक आपके अगेंस्ट में एक मामला फाइल करेगी सेक्शन 25 का, ठीक है। और अगर रिप्लाई एक्सेप्ट करती है तो भी आपको इन रिटन एक कम्युनिकेशन बैंक के द्वारा आपके रजिस्टर्ड जो भी एड्रेस है, जिस एड्रेस पे आप रहते हैं या फिर जिस एड्रेस को शो करके आपने चिट्ठी को भेजा है वहाँ पर आपको एक कम्युनिकेशन ज़रूर मिलेगा अगर आपका जो प्रपोज़ल है बैंक एक्सेप्ट करती है तो। और इन केस आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं करती है तो बैंक आपके अगेंस्ट में लास्टली एक मामला फाइल करेगी सेक्शन 25 का। तो आइए हम लोग समझते हैं कि सेक्शन 25 क्या है। सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट का तहत मामला फाइल होगा, जिसमें जो टोटली एक पैरेलली चलता है चेक बाउंस केस के तरह ही, वहाँ भी इस केस में भी 2 साल तक का इम्प्रिजनमेंट और डबल दी अमाउंट का प्रोविज़न है। यानी कि अगर आप इस केस में आपको कन्विक्शन होता है तो 2 साल तक की सज़ा, और जो अमाउंट है यानी कि जिस अमाउंट के लिए बैंक ने मैटर फाइल किया है उसके डबल दी अमाउंट, यानी कि अगर बैंक ने 1 लाख रुपए के लिए मैटर फाइल किया है तो 2 लाख रुपए का आपको फ़ाइन देने का भी कोर्ट ऑर्डर कर सकती है। तो इस केस में जैसे ही आपके अगेंस्ट मामला फाइल हो जाता है, आपका जो सेटलमेंट का प्रपोजल है बैंक रिजेक्ट कर देती है, रिफ्यूज़ कर देती है और आपके अगेंस्ट में मामला फाइल कर देती है सेक्शन 25 का, तब आपका उस केस में डिफेंस क्या होना चाहिए। सबसे पहले जैसे ही आप मैटर में अपीयर करें, यानी कि जैसे मैटर फाइल होगा आपको कोर्ट के द्वारा एक नोटिस जाएगा। नोटिस मिलने के बाद नोटिस के साथ साथ बैंक जो है उस पिटीशन को भी अटैच करके भेजेगी और जितने भी पिटीशन के साथ एनेक्सर्स लगे हैं केस के उस एनेक्सर्स को भी भेजेगी। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपका जो केस जो है कहाँ फाइल हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल के रूप में हम लोग लेते हैं, आप रहते हैं राजस्थान में, आपका जितना भी लोन का जो प्रोसेस है सारा आपके लोकल वहाँ के ऑफिस से ही हुआ है, और उस बैंक का पर्टिकुलर जो बैंक है या फिर एनबीएफसी है उसका हेड ऑफिस दिल्ली में है, लेकिन जो आपके अगेंस्ट में मामला फाइल हुआ है वो मामला फाइल हुआ है कोलकाता में। यानी कि ईसीएस बाउंस के केसेस में और अन्य भी मैटर्स में, फाइनेंशियल मैटर्स में बैंक ये चालाकियाँ करती है। बैंक या एनबीएफसी आपको हैरेस करने के लिए दूसरे स्टेट्स में, दूसरे मेट्रोपॉलिटन स्टेट्स में आपके अगेंस्ट में मैटर्स फाइल करती है, ठीक है। तो उस केस में जैसे ही आप उस केस में अपीयर करें, एडवोकेट के थ्रू अपीयर कीजिएगा, और एडवोकेट के थ्रू अपीयर करने के बाद वहाँ पर आप उस कंडीशन को चैलेंज कीजिए। यानी कि आप जो जुरिस्डिक्शन है, आप रहते हैं राजस्थान में, आपका सारा प्रोसेस हुआ है राजस्थान में, बैंक का हेड ऑफिस जो है रजिस्टर्ड ऑफिस या फिर कॉर्पोरेट ऑफिस बोले वो दिल्ली में है, लेकिन आपके अगेंस्ट में जो मैटर फाइल हुआ वो हुआ कोलकाता में। तो आप जुरिस्डिक्शनल ग्राउंड को चैलेंज कीजिए कि द केस जो है मेंटेनेबल ही नहीं है। मेंटेनेबल क्यों नहीं है? क्योंकि आपका जितना भी प्रोसेस है लोन का वो हुआ आपके राजस्थान में, आपके लोकल ऑफिस के द्वारा वहाँ पर, और बैंक का भी ऑफिस कोई नहीं है, लेकिन बैंक ने फाइल किया है मैटर कोलकाता में। कोलकाता या फिर किसी भी अन्य राज्यों में जब बैंक मैटर फाइल करती है तो ये बैंक क्या चालाकियाँ करती है, वहाँ पर उस पर्टिकुलर स्टेट का या फिर उस पर्टिकुलर सिटी का एक लोकल ऑफिस वो दिखा देती है। लोकल ऑफिस भी दिखा देती है, या फिर जो ईसीएस का जो प्रेजेंटमेंट होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चेक बाउंस केस के तरह ही ये पैरेलली चलता है, तो जो ईसीएस का प्रेजेंटमेंट होता है वो उस पर्टिकुलर ऑफिस के जुरिस्डिक्शनल, यानी कि जिस केस को बैंक फाइल करती है दूसरे स्टेट में, उस स्टेट के उस पर्टिकुलर कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में ही उस ईसीएस को प्रेजेंट करती है, ताकि वो केस जो है दूसरे स्टेट में कर सके। तो पहला आपका जो डिफेंस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप केस को एक केस में जो है जुरिस्डिक्शनल पॉइंट को रेज करें और नॉन मेंटेबिलिटी पिटीशन फाइल करें, ठीक है। नॉन मेंटेबिलिटी पिटीशन फाइल करने के बाद आप केस को थोड़ा सा चलाइए। केस को चलाने का मतलब है कि डेफिनेटली जैसे ही आप फाइल करेंगे तो एक हेयरिंग का डेट पड़ेगा। संभवतः ये एक डेट में हेयरिंग ना भी हो, मे बी कुछ डेट्स ले। उसमें डेट्स लेने से क्या होगा कि आपका जो केस है थोड़ा सा लिंगर होगा।
आपका तो पैसा लग ही रहा है, लेकिन साथ साथ में बैंक का भी पैसा उसमें जा रहा है, बैंक को भी लीगल एक्सपेंसेस बियर करना पड़ रहा है उस केस के लिए, ठीक है। तो हेयरिंग होने के बाद मे भी आपका जो केस है जुरिसडिक्शनल पॉइंट पे डिसमिस हो सकता है आपके फेवर में। ऑर्डर पॉइंट पे अगर आपका पिटीशन जो है कोर्ट के द्वारा अलाउ किया जाता है तब तो फिर कोई बात ही नहीं है। इन केस अगर वो रिजेक्ट किया जाता है कोर्ट के द्वारा, तो रिजेक्ट करने के बाद जो डेट पड़ेगा, नेक्स्ट डेट जो कोर्ट में आपका पड़ेगा उस केस का, तो आप फिजिकली कोर्ट में अपीयर हो जाइए और फिजिकली अपीयर होने के बाद उस केस में बेल ले लीजिए। बेल लेने का मतलब क्या है, यानी कि पहले तो आप केस में अपीयर किए एडवोकेट के द्वारा, अपीयर करने के साथ साथ ही आपने उस केस में नॉन मेंटेबिलिटी फाइल किया, जुरिसडिक्शन पॉइंट को हिट करते हैं आप, और वो अलाउ हो गया तो कोई बात नहीं। अगर वो रिजेक्ट हो जाता है तब आप फिजिकली कोर्ट में अपीयर होइए और बेल लीजिए। बेल लेने से क्या है कि बेल लेने का मतलब है कि जैसे ही आप बेल लेते हैं केस में तो आप थोड़े से सेफ़ हो सकते हैं, ठीक है। सेफ़ हो गए थोड़े से। अब उस केस का जो प्रोसेस है एज़ पर लॉ धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। बेल लेने के बाद जो आपका डेट पड़ेगा प्ली का पड़ेगा, यानी कि प्ली के समय कोर्ट के द्वारा आपको बोला जाएगा कि ऐसा ऐसा ईसीएस का प्रेजेंटमेंट है जिसके कारण बाउंस होने के बाद आपके अगेंस्ट में ये मामला किया जाता है, आप दोषी हैं या निर्दोष हैं। डेफिनेटली आप निर्दोष बोलेंगे और उस टाइम पे आप कोर्ट के सामने ये फिर से सेम कंडीशन, यानी कि आपके जो डिस्चार्ज का जो बात है, आप एक रिटेन में पिटीशन के माध्यम से भी अपने वकील साहब के द्वारा पिटीशन फाइल करवा के डिस्चार्ज का प्रेयर वहाँ पे आप कर सकते हैं जैसे ही आपका प्ली होगा उस टाइम पे। यानी कि एट द टाइम ऑफ प्ली यू हैव द ऑप्शन टू फाइल ए डिस्चार्ज पिटीशन। उस डिस्चार्ज पिटीशन में क्या क्या आप दे सकते हैं पॉइंट्स, अगेन आप उस जुरिसडिक्शनल पॉइंट को हिट करेंगे। यहाँ पर कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि ऑलरेडी मैंने जुरिसडिक्शनल पॉइंट को हिट कर दिया है जैसे ही मैंने केस में अपीयर किया है। नहीं, जैसे ही आप केस में अपीयर करते हैं उस समय आपने जो पिटीशन फाइल किया था वो नॉन मेंटेबिलिटी का था, लेकिन प्ली के टाइम पे आप जो पिटीशन फाइल कर रहे हैं वो डिस्चार्ज का पिटीशन फाइल कर रहे हैं। हालांकि ये आपको बता दूं कि चेक बाउंस केसेस में और सेक्शन 25 केसेस में जो समन्स ट्रायल केसेस हैं उसमें स्पेसिफिकली कोई प्रोविज़न नहीं है डिस्चार्ज का, यानी कि सीआरपीसी और बीएनएसएस में कोई सेक्शंस स्पेसिफिक नहीं दिया गया है डिस्चार्ज का। वारंट केसेस में है और केसेस जो पुलिस रिपोर्ट के द्वारा इंस्टीट्यूट होते हैं उस केसेस में डिस्चार्ज का कंडीशन है, लेकिन समन्स केसेस में जो प्राइवेट कंप्लेंट केसेज है समन्स केसेस उसमें डिस्चार्ज का कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं है। बावजूद उसके आप उसको एक पिटीशन फाइल कर सकते हैं जिसमें आपका जो टाइटल होगा यानी कि जो सब्जेक्ट होगा उसमें आप क्या लिखेंगे, ए प्रेयर फॉर डिस्चार्ज एंड ड्रॉपिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ दिस केस, यानी कि इस केस का जो प्रोसीडिंग्स है तत्काल प्रभाव से ड्रॉप किया जाए कोर्ट के द्वारा। आप कोर्ट के सामने ये प्रेयर दे सकते हैं और साथ ही साथ आपको उस केस से डिस्चार्ज कर दिया जाए और कोई भी स्पेसिफिक सेक्शंस लिखने की उसमें ज़रूरत नहीं है। तो आइए हम लोग जान लेते हैं कि उस ड्रॉपिंग पिटीशन में और डिस्चार्ज पिटीशन में क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। अगेन आप उस जुरिसडिक्शनल पॉइंट को हिट कीजिएगा, साथ ही साथ आप लिखिएगा कि आपका जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को जो बैंक है उस केस में दिया है कि नहीं उस बारे में भी आप ज़रूर लिखें उसमें। साथ ही साथ जैसे कि हम लोग जानते हैं कि चेक बाउंस केसेस में जैसे ही डिसऑनर होता है तो एक मेमो मिलता है, ठीक वैसे ही सेक्शन 25 के केसेस में भी जैसे ही बैंक जो अपना ईसीएस प्रेजेंट करती है दूसरे ब्रांच में किसी और बैंक में, तो वहाँ पर ईसीएस जैसे ही बाउंस होता है ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड, तो ईसीएस बाउंस होने के साथ साथ बैंक को भी एक मेमो मिलता है। तो क्या बैंक ने उस मेमो को अटैच किया है केस में? अगर केस में अटैच नहीं किया है तो ये भी आपका एक ग्राउंड हो सकता है। और सब भी ये सब जितने प्रेयर्स है आप लगा करके कंडीशन लगा कर जितने भी कंडीशंस आप उसमें लिख करके एक प्रेयर दीजिए कि आपको उस केस से डिस्चार्ज किया जाए और प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप किया जाए। इस पिटीशन को फाइल करने के बाद भी डेफिनेटली कुछ समय लगेंगे, यानी कि जो प्रोसीडिंग्स है केस का थोड़ा स्लो हो जाएगा और जो बैंक है बैंक को भी एक लीगल एक्सपेंसेस बियर करना पड़ेगा और बैंक को भी तो लीगल एक्सपेंसेस बियर करना ही पड़ रहा है। तो बैंक भी चाहेगी उस कंडीशन में आने के बाद कि कहीं ना कहीं आपके बीच में और बैंक के साथ एक सेटलमेंट हो। तो वही वो टाइम होता है जब आप अपने वकील साहब के माध्यम से आपके बैंक के वकील को एक कम्युनिकेशन दें, यानी कि अनऑफिशियली कि आप उस मैटर को सेटल करना चाहते हैं। और सेटलमेंट का प्रोविज़न भी क्या होगा, आपको बता दूं कि साल में 4 बार नेशनल लोक अदालत बैठते हैं और आप अपने वकील साहब के माध्यम से उस केस के
उस टोटल जितने भी केस है आपके अगेंस्ट में फाइल हुआ है सेक्शन 25 का, उस केस को आप एक प्रेयर डालिए कि आप उस केस को लोक अदालत के माध्यम से भी सेटल करना चाहते हैं। तो बैंक भी उस कंडीशन में चाहेगी कि एक सेटलमेंट हो, और यही आपके लिए प्लस पॉइंट होगा कि जैसे ही आप नेशनल लोक अदालत में बैठेंगे केस को सेटल करने के लिए, तो जो आपका अमाउंट है डेफिनेटली बहुत कम हो जाएगा, और आप चाहे तो उसमें इंस्टॉलमेंट भी करवा सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो प्रोसीडिंग्स है, प्रोसीडिंग्स को सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा स्लो करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके ऊपर कोई प्रेशर ना आए पैसे देने के लिए। और कैसे आपको सेफ़ होना है, बेल लेकर के सेफ़ हो जाना है। पहला प्रोसेस क्या करना है, नॉन मेंटेबिलिटी फाइल करना है। नॉन मेंटेबिलिटी अगर रिजेक्ट हो जाता है तो प्ली के टाइम पर आप अगेन एक डिस्चार्ज पिटीशन फाइल कर सकते हैं विद एडिंग प्रेयर टू ड्रॉप द प्रोसीडिंग्स ऑफ द केस। और अगर ये पिटीशन भी आपका रिजेक्ट होता है तब आप एक सेपरेट पिटीशन फिर से फाइल करेंगे कि आप उस मैटर को सेटल करना चाहते हैं लोक अदालत में। और डेफिनेटली बैंक को भी एक जो पूरे प्रोसेस में जो इतना पैसा जो देना पड़ रहा है लीगल एक्सपेंसेस, तो वो भी चाहेगी कि आपके बीच में सेटलमेंट हो, आपके और बैंक के बीच में सेटलमेंट हो। और यही आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा, क्योंकि जितना अमाउंट आपको देना था आप देखेंगे कि उस अमाउंट को मिनिमम आप 30 to 40% ही आपको देने के लिए। इस तरह से हमने देखा सेक्शन 25 के केसेस में हमारा क्या डिफेंस होना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें